नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। राहुल गांधी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि ना राहुल गांधी को राजनीति की कोई समझ है और ना ही वो अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं। अभी तो फिलहाल वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और अब उनके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के दल ही उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं को यह भी समझ में आ गया है कि राहुल गांधी की वजह से उन्हें भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो राहुल गांधी का रवैया है, अगर ऐसे ही 5 सालों तक चलता रहे तो विपक्ष को बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए खबर यह सामने आ रही है कि इंडी गठबंधन में नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात चल रही है। तो क्या राहुल गांधी से छिनने वाला है नेता प्रतिपक्ष का पद? आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी का एक ताजा ट्वीट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बौखलाहट में बीजेपी को आतंकी पार्टी बता डाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है इंडी गठबंधन में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद यानी कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ये माना जाता है, परंपराएं रही है। लेकिन विपक्ष का मतलब क्या? विपक्ष का मतलब क्या कांग्रेस है, या अभी इन्होंने जो इंडी अलायंस बनाया था वो पूरा विपक्ष है? ये दोनों में बड़ा कंट्रोवर्सी चला, क्योंकि राहुल गांधी खुद बार बार ये कहते रहे चुनाव से पहले कि भाई कांग्रेस, सपा, बसपा या फिर किसी दूसरी पार्टी की बात नहीं कर सकते, सीपीएम की बात नहीं कर सकते, आपकी बात नहीं कर सकते, हम सब एकजुट होकर मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए जो मोदी के नियंत्रण में है, मोदी के साथ है, मोदी उसके लीडर हैं, और दूसरे तरफ ये बात कर रहे थे इंडी अलायंस की, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का भरोसा नहीं है कि कांग्रेस कितना बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, और सिर्फ कांग्रेस के नेता बनकर नहीं बल्कि इंडी अलायंस के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए बार बार इंडी अलायंस की बात कर रहे थे। चुनाव साथ में लड़े या न लड़े, वो इंडी अलायंस का पार्टनर बताया जा रहा था। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इन लोगों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस में नहीं है, जबकि ममता बनर्जी भी ये बार बार चुनाव के दौरान कह रही थी कि हम इंडी अलायंस में हैं, साथ में चुनाव लड़ें या न लड़ें, हम इंडी अलायंस के अंदर हैं, और चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब ये तय होगा कि हम लोग साथ मिलकर किसे नेता बनाते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर इस बात का था कि अगर ये अवधारणा बन गई पश्चिम बंगाल के अंदर, परसेप्शन क्रिएट हो गया कि देखो मोदी को हराने के लिए तो इंडी अलायंस बनाया गया और इंडी अलायंस से अलग ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में ममता बनर्जी चैलेंजर है पीएम मोदी की, या फिर इंडी अलायंस के तौर पर सीपीएम, सीपीआई यानी कि वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस का गठबंधन। अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाती, और इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा था कि अगर थोड़ा भी ये लगने लगा यहाँ के मुसलमानों को कि ये इंडी अलायंस के तरफ से कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन जो है वही पीएम मोदी के सामने खड़ा है, तो मुसलमान का वोट चला जाता इन गठबंधन में, ममता बनर्जी हार सकती थी। तो इसलिए ममता बनर्जी भी कह रही थी कि हम इंडिया अलायंस में हैं, तो आप लोगों ने एक गठबंधन बनाया। अब उस विपक्षी पार्टियों को उस गठबंधन के नेता के तौर पर नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद इन लोगों ने विपक्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। पहले राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने स्पीकर के पद के लिए चैलेंज करना शुरू कर दिया कि विपक्ष के किसी व्यक्ति को स्पीकर का पद मिलना चाहिए। लेकिन जब इनका दाल नहीं गली और इन्होंने नाम का अनाउंसमेंट कर दिया के सुरेश का, और कांग्रेस के नेता ही दलित कार्ड खेलने लगे, तो ममता बनर्जी नाराज हो गई कि नहीं, ये हमारे तरफ से बातचीत तो हुई नहीं, तो आप अकेले जिता नहीं सकते, तो फिर आप कैसे स्पीकर की बात कर सकते हो कि कांग्रेस का हो जाएगा। फिर इन लोगों ने क्या किया? वोटिंग नहीं करने दी। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो थे वो जीत गए।
अब ये स्थिति जब स्पीकर को लेकर आई तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अभी खाली है। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो इंडी अलायंस के बीच थोड़ी चर्चा हुई और राहुल गांधी तो इस बात के लिए फेमस माने जाते हैं कि वो जहां जहां ऐसी समस्याएं आती है वहां रोटेशन की बात करने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने रोटेशन की बात की कि भाई भूपेश बघेल 2.5 साल रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव रहेंगे। राजस्थान में भी इन्होंने कहा, फार्मूला तो दिया था कि अशोक गहलोत अब बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ दिन तक इनको रहने दो, उसके बाद सचिन पायलट आप ले लेना। लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच भी यही फार्मूला उन्होंने दिया। जहां ऐसे पेच फंसते हैं वहां पर यह फार्मूला देते हैं। इसी फार्मूले के आधार पर इंडी अलायंस में इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी क्या 5 साल के लिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहेंगे। जब ये कहते हैं कि इंडी अलायंस है, जब हम एकजुट हैं और चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में गठबंधन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संसद के अंदर जब ये कहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर एकजुटता दिखाएंगे, ये बार बार कहते हैं देखो मोदी को हम 240 तक सिमटा दिए और हम लोग बढ़ चुके हैं, यानी कि पूरे विपक्ष की बात करते हैं, अपने 98 सीटों की बात नहीं करते। 99 जीते थे, अभी तो ये खाली है तो 98 सीटें ही हैं। 98 सीटों की बात नहीं करते, ये ओवरऑल विपक्ष की बात करते हैं कि हम लोग बढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग बढ़ चुके हैं तो हमारे नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीटें मिली है, ममता बनर्जी की पार्टी को 29 सीटें मिली है, तो ये लोग भी दावा कर सकते हैं कि चलो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि 6 महीना या 1 साल के बाद किस पार्टी को मौका और मिलना मुझे तो चाहिए। लगता है कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इनसे ज्यादा चालाक हैं और समझदार भी हैं। बिल्कुल, और वो परफॉर्मर अच्छे हैं, वो लोकसभा के अंदर अच्छी बातें कर सकते हैं, इनके तरह एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, ये घिसी पिटे राग नहीं अलाप सकते हैं। इसीलिए एक तो हरियाणा में हारे और उसके बाद इनका रवैया जो जब लोकसभा की बैठकें होती है, कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से पेश आते हैं, बार बार सवाल उठा कि ये भाषा नेता प्रतिपक्ष की नहीं है, आप उनको उसके प्रोटोकॉल का पालन आपको करना चाहिए। अब इस बात को लेकर चर्चा इतनी तेज हो गई है कि अब इंडी अलायंस की बैठक होने वाली है अगले सत्र के पहले कि क्या आसानी से ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, या फिर हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस ही सदन के अंदर अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे और विपक्ष के लीडर के तौर पर राहुल गांधी को एक्सेप्ट करना पड़े, तो ये तो हम लोगों के लिए संभव नहीं है। ये राहुल गांधी तय कर लें कि ये सब लोग एकजुट होकर रहेंगे या अपनी डफली अपनी राग अपने अपने तरीके से मुद्दे जो हैं उसमें हमें समर्थन देने की जरूरत पड़ेगी। लगेगा कि समर्थन देना चाहिए तो हम सरकार को भी समर्थन दे सकते हैं या इनको भी समर्थन दे सकते हैं, जैसे पहले पटनायक की पार्टी थी, जैसे पिछले कुछ समय पहले अगर लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले की बात देखें तो तेलंगाना में केसीआर भी वैसे ही थे, उसके बाद पहले ये जगन मोहन रेड्डी भी वैसे ही थे, मुद्दा आधारित समर्थन देते थे। तो इन पार्टियों में ये बात चल रही है कि चाहे तो कांग्रेस ये तय करे कि हम लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। इन्होंने कमेटियों में भी कांग्रेस ने यही काम किया, कांग्रेस खुद से कह रही है 4 कमेटियां कम से कम हमें चाहिए, 5 कमेटियों का दावा कर रहे थे और डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी चले गए। महत्वपूर्ण कमेटियां कांग्रेस को चाहिए। तो इन लोगों ने यह भी बात कही कि जब कांग्रेस कोई सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकती है तो फिर ये पूरा विपक्ष एकजुट होने का नौटंकी क्यों करे, हम लोग अपने अपने तरीके से राजनीति करेंगे, संसद में भी हमारा अपना अलग कोना होगा और हम तय करेंगे कि किस मुद्दे पर हमें क्या बात करनी चाहिए। हम कांग्रेस के पीछे पीछे चलने वाले नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं सैक्रिफाइस करते हैं, ये सीटों का सैक्रिफाइस कर लेते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के पद से भी राहुल गांधी बाहर होने वाले हैं। ऐसे भी ये
पद जो है राहुल गांधी के ऊपर बोझ है, क्योंकि ये चाह नहीं रहे थे, जबरदस्ती थोप दिया गया, इनको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब ये सवाल जब उठे हैं तो धीरे धीरे ये सवाल बढ़ेंगे भी और राहुल गांधी से ये पद, ये कुर्सी छिन जाने बिल्कुल, वाली है। जिम्मेदारी निभा भी नहीं सकते तो जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन दिनों कैसी राजनीति कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। तो ट्वीट दिखाऊं उससे पहले आपको खबर बता देती हूँ। दरअसल तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक मालगाड़ी से टकराने के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई यात्री घायल भी हो गए हैं। अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैसूर दरभंगा रेल दुर्घटना बालासोर दुर्घटना की तरह ही है, जिसमें एक यात्री ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होने चाहिए। ये राहुल गांधी किसे टारगेट कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अपने आप को टारगेट कर रहे हैं। अगर इनकी बुद्धि पर भरोसा है तो राहुल गांधी अगर रेल दुर्घटना की बात कर रहे हैं तो कम से कम इनके पास ये जानकारी तो होनी चाहिए कि रेल दुर्घटनाओं में कितनी तब्दीली आई है, कितना कम हुआ है। ये कुछ रिकॉर्ड देख लें, कुछ जानकारी ले लें। ऐसा तो है नहीं कि जानकारी के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने टीम के लोगों को कह दे सकते हैं कि भाई यूपीए के समय में क्या होता था, एनडीए के समय में अभी जो हो रहा है क्या उससे ज़्यादा हो रहा है, तब तो ये जिम्मेदारी आप देंगे। अगर 10 साल 2004 से 14 तक का यूपीए 1 यूपीए 2 का कार्यकाल देखें तो रेल दुर्घटनाएं जो उस समय में हुई थी उससे कितना कम एनडीए के समय में हो रहा है। उस समय 10 सालों में 1711 रेल दुर्घटनाएं हुई, 1711, और उसमें 2453 लोग मारे गए, मौत हो गई उन लोगों की। अब ये 10 साल जो मोदी सरकार का हुआ है, 2014 से 2024 की बात करें 23 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन उस बीच यानी कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल 638 दुर्घटनाएं हुई है, 638 दुर्घटनाएं, और उसमें से 781 लोगों की मौत हुई है। ये लगभग यूपीए के समय से 1/3 है, 1/3। अब जब राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि इससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा दुर्घटनाएं उनके सरकार में हुई है, 3 गुना ज्यादा मौत उनके सरकार में हुई है, 3 गुना से ज्यादा। आप 2453 और 781 की बात कर रहे हैं, 3 गुना से भी ज्यादा मौत हुई है उस दौरान में। तो हम किस मुंह से ये बात करते हैं? आप एक बार रिकॉर्ड देख लो कि मोदी सरकार ने रेल के पटरियों के रिनोवेशन के लिए, उसको बेहतर करने के लिए रेलवे में सेफ्टी के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं। 1,78,000 करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे के सेफ्टी पर 10 साल में खर्च किए गए हैं। एवरेज पर एनम देखें तो लगभग 17,000 करोड़ है, 17,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं हर साल केवल सेफ्टी पे। ये और दूसरी चीजों पर छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी सवाल जब करते हैं तो एक बार कम से कम अपनी टीम को देख लें, बता दें कि देखो भाई ये बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा चूंकि हम भी सरकार में रहे हैं तो मेरे पिछले सरकारों का रिकॉर्ड दे दो, अगर उससे खराब स्थिति है तभी तो हम बोलें। लेकिन ये कर नहीं सकते, इसलिए तो बार बार कहा जाता है ये मंद बुद्धि, ये बालक बुद्धि जैसे इनको जो टैग मिला है इसी कारण से मिला है कि ये मुद्दे को समझ ही नहीं पाते और अचानक से कुछ भी लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या हो गया है? ये अचानक से इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी को एक टेररिस्ट पार्टी बता दिया है। क्यों इतनी ज्यादा बौखलाहट है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर उम्र से ज्यादा दबाव है, 80 साल से ज्यादा उम्र उनकी हो गई है, और उनके ऊपर प्रेशर 98 का है। जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है वैसे लग रहा है कि कभी भी वो विस्फोटक स्थिति में आ जाएंगे, उनका दिमाग ब्लास्ट न कर जाए। ये इस उम्र में इतना प्रेशर झेलना उनके लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे जितना दिन जिएंगे, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जितना दिन रहेंगे भाई मोदी सरकार बनी रहेगी, हम पहले मोदी सरकार को हटाएंगे तब हमें मौत भी आएगी। तो ये स्थिति इनकी है कि ये बौखलाहट में ये बता रहे हैं। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में एक परसेप्शन चला है हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद कि देखो भाई फिर से हिंदू एकजुट हो रहे हैं। पूरी तरह से नहीं, हरियाणा में कांग्रेस को भी वोट मिले हैं, लेकिन ये धारणाएं बनी है कि ज़्यादा बट नहीं रहे, बट रहे हैं
तो इतना ही बट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई जा सके। अब आगे भी चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव कूद के कह रहे हैं, देखो हरियाणा में जाट के खिलाफ उकसाया गया हिंदुओं को, उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ उकसाया जा रहा है, इसलिए ओबीसी यादवों के खिलाफ एकजुट करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मतलब कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ना है जातीय आधार पर। अब इस प्रेशर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी फंस गए। इनको बोलने के लिए कुछ बोला गया और ऐसे भी इनकी जुबान पर आजकल इनका खुद का कंट्रोल नहीं है। इन्होंने भाजपा को ही आतंकी पार्टी, लिंचिंग वाली पार्टी बता दी। अब इनकी आगे की मुसीबतें यही पैदा करेंगे और यहीं से इनका एग्जिट प्लान भी शुरू होगा कि अब बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिए, बहुत बदनाम कर लिए, अब आगे हम राजनीति नहीं करना है, तो बाहर की तरफ जाओ, कांग्रेस के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देकर किसी और की जिम्मेदारी दे दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बौखलाहट में क्या क्या कहा है वो जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कांग्रेस की बौखलाहट साफ समझ में आ रही है और इसी वजह से ऊट पटांग बयानबाजी की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सल की पार्टी है, उनकी पार्टी ही आतंकी पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, एससी के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं। तो हरियाणा में हुई हार को लेकर भी गुस्सा मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाला है, पर जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है और इंडी अलायंस भी समझ गया है कि राहुल गांधी के बस की राजनीति अब नहीं है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राहुल गांधी से छीनने की बात चल रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।